हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल महाजन फिजिक्स क्लासेस। चलिए हम लोग अपनी फिर से प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई की। ठीक है, इसके प्रीवियस वाला वीडियो हमारा रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के ऊपर था एंड राइट नाउ दिस इज द वीडियो फॉर दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं अभी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट। क्लियर? कौन से ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, चलिए वो देखते हैं हम लोग। एंड दिस इज द डेरिवेशन फॉर अगेन वी कैन से दैट दिस इज द डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट। क्लियर? चलिए तो जैसे मान के चलते हैं, so and this is your nucleus, so this is the center of nucleus and this is the radius, that is r, and this is the electron। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्लियर। और इधर एक फोर्स लगेगा इसका जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज ऑल टुगेदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस प्रीवियस वीडियो। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए तो ये हमारा कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा इसके लिए कि भैया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट। सो वी आर कंसीडरिंग दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैविंग रेडियस r and r is the radius of the orbit। So the centripetal force is acting on this electron, so it is toward the center of the nucleus, and to balancing the centripetal force there is a centrifugal force is exactly acting in the away from this center। Clear? And the एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो एंगल होगा, एंड दैट एंगल इज 180। क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इट्स अ माइनस ऑफ 1, सो दैट्स व्हाई दिस माइनस इंडिकेट दैट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? चलिए तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उनके ऊपर दो फोर्सेस कंपलसरी हो जाते, दो एनर्जीज में एक्ट हो जाती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ आई एम टेकिंग द एडिशन ऑफ दिस टू एनर्जी, सो वी गेट द टोटल एनर्जी। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी ले ले, तो वी आर जनरल फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर। क्लियर? और v स्क्वायर हम लोग पहले इसके हिसाब से निकालते हैं, दैट इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से। व्हाट इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट की व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर का इक्वेशन बनाते हैं, और वी स्क्वायर का इक्वेशन होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दिस इज mv स्क्वायर r इज इक्वल्स टू दिस इज 1/4 pi epsilon naught and this is e square divided by r square। So this is equals to, so we get the equation for 1/4 pi epsilon naught again e square divided by mr। ठीक है? So this is the equation for v square। Now put the equation of v square here, so what we get that is kinetic energy, and this is kinetic energy is 1/2। Clear? And 1/2 it's m, so this is m, and this is v square and this is v square, so it's 1/4 pi epsilon naught e square divided by mr। Clear? So the equation for kinetic energy is equal, so this one get cancelled, so it is 1/8 pi epsilon naught। Clear? And this is e square divided by r। So this is the equation for kinetic energy। ये इक्वेशन हमारी बन गई kinetic energy के लिए। क्लियर? और ऐसी इक्वेशन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बनाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी हैव द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड वी हैव द जनरल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल multiplied by charge on electron। This is the formula for this potential energy, and this is electric potential, so that is P into E is equals to V into that is minus of E।
So where V is electric potential. So आपका ये जो V है, so this is V is electric potential, and electric potential due to this charge is 1 upon 4 pi epsilon naught. So 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is E divided by R. This is the equation for electric potential. Now put the equation of electric potential here, so we get this potential energy. Clear? तो यहाँ से मेरे को potential energy मिलेगी, and that potential energy वो हो जाएगी, देखिए. So we get the potential energy. The equation for potential energy. So this is P E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is E divided by R, and this is minus of E. Clear? So from this again this equation, so this is potential energy is becomes 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is minus or ये E square divided by R. So this is the equation for potential energy of this revolving electron. Clear? And this is kinetic energy of this revolving electron. Clear? चलिए, तो ये इक्वेशन मेरी पोटेंशियल एनर्जी की होगी, ये किनेटिक एनर्जी की होगी. ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. वी गेट दिस टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. क्लियर? So we have the general formula for total energy. So total energy is equals to this is kinetic energy plus potential energy. Clear? तो यहाँ से मैं दोनों का इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो मेरे को टोटल एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा. सो दिस इज 1 अपॉन फर्स्ट kinetic एनर्जी, एंड दिस इज 8 पाई एप्सिलॉन E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, एंड दिस इज प्लस, यहाँ प्लस, एंड दिस इज माइनस. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. Clear? So this is this equation. So again this is total energy after solving this complete term. So we get this 1 upon pi epsilon naught E square upon R get common, and we get the equation. So this is E square divided by pi epsilon naught R get common. So it remains upon 8. Equation के साथ में, so our total energy becomes is minus 1 upon 8 pi epsilon naught, 8 pi epsilon naught E square divided by R. So this is the equation for total energy of this revolving electron in this Bohr's orbit. ये आपकी टोटल एनर्जी होगी. क्लियर? ये टोटल एनर्जी होगी हमारी, बट यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, इसके सामने भी चलते हैं हम लोग. सो नाउ वी एम रिप्रेजेंटिंग दिस टोटल एनर्जी. ठीक है, अब हम लोग ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के टर्म्स में. तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट हम लोग निकालते हैं. सो इक्वेशन फॉर दिस रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज, so we have the equation for radius of Bohr's orbit. So it's R is equals to n, ये हमारी R की इक्वेशन बनती है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट की. तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट हम लोग बनाते हैं. सो अगेन वी हैव दिस इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. तो ये टोटल एनर्जी तो आपकी होगी. तो मैं यहाँ ये जो R है, ये R आपका रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट है. सो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट हमारी होती है R is equals to this is n square h square, this is epsilon naught divided by pi m e square. Clear? So this is the equation for radius of Bohr's orbit. Now if I am putting this radius of Bohr's orbit in this equation, so we get the total energy, and this total energy is nothing but again here. So this is T E is equals to, this is minus 1 upon, this is 8 pi epsilon naught, and this is E square divided by, this is n square h square epsilon naught, and this is divided by pi m e square. Clear? तो ये pi m e square ऊपर चले जाएगा. So we get this equation for total energy. So again this is total energy becomes, so this is ये pi m, pi this pi get cancelled. This is m minus of m e to the power of 4, and this is divided by 8 epsilon naught square h square, and this is n square. So this is the equation for total energy. Clear? So this is the equation for total energy of the Bohr's orbit of revolving electron. ये टोटल एनर्जी होगी आपकी बोर्स ऑर्बिट की रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की. क्लियर? चलिए, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं, सो इट मींस दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू अगेन दिस माइनस ऑफ m e to the power 4 h, ये जो n स्क्वायर. क्लियर? ये इसलिए किया क्योंकि दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज 8, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस इज प्लैंक कांस्टेंट. सो दिस ऑल आर वैल्यूज आर कांस्टेंट. So this values are all values are constant. So if I am taking this is,
if I'm taking this all the values which is in constant, and if I'm calculating this all this values, so we get the total energy, and this is minus 13.6 electron volt. After solving this one, so we get this energy, clear, and it is nothing but n square, clear. So it means that this is total energy, so this is constant, so total energy is inversely proportional, total energy of revolving electron is inversely proportional to the square of principal of quantum number. So this n is also called as principal quantum number. So that's why this total energy of revolving electron in Bohr's orbit is inversely proportional to the square of principal quantum number. So we get this relation, nothing but total energy is inversely proportional to n square. Clear? Where n is equals to 1, 2, 3, 4. So we get this again equation for this first orbit, second orbit, third orbit. Clear? तो हमारे को टोटल एनर्जी पहले ऑर्बिट में कितनी होगी, दूसरे ऑर्बिट में कितनी होगी, तीसरे ऑर्बिट में कितनी होगी, ये हम लोग को समझ में आ जाएगा इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड अप टू सो ऑन. क्लियर? सो इफ n इज इक्वल्स टू 1 है ना, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 ले लूँ, इट मीन्स दैट इट शोज दैट सो दिस इज ऑर्बिट, ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, एंड वेयर n इज इक्वल्स टू 1, सो योर इक्वेशन बिकम्स so total energy, so this is TE is equals to, this is minus energy at the first Bohr's orbit है ना, so it's minus 13.6 electron volt. Clear? Then if again अगर हम लोग ले ले, so if n is equals to 2, so our total energy becomes, so total energy at the second orbit is equals to, this is minus 13.6 electron volt, and according to this relation, this n का value 2, so it divided by 4. So this is the energy at the second orbit, second Bohr's orbit. Clear? Now if n is equals to 3, so again total energy becomes, it's minus 13.6 electron volt divided by it's 9. Clear? तो this is the energy at the third Bohr's orbit. ये एनर्जी किसकी हो जाएगी, थर्ड Bohr's orbit की. If I am putting again, if n is equals to 4, that means it is a fourth Bohr's orbit. So it's nothing but, so it's TE4 is equals to minus 13.6 electron volt divided by its 16. Clear? So this is the energy at the fourth orbit. Clear? Again, if n is equals to 5, it means that it's a fifth Bohr's orbit. So again this is total energy at the fifth Bohr's orbit. तो is equals to हो जाएगा, it's minus 13.6 electron volt divided by it's 25. Clear? So this is the total energy at the fifth Bohr's orbit. Clear? और फिर इसके बाद में and up to so on. If n is equals to infinity, so we see that if this orbit is increasing, our total energy become decreasing, है ना. जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट बढ़ते हुए जा रहा है, तो हमारी टोटल एनर्जी डिक्रीज होते हुए जा रही है, और फिर अगर मैं n का वैल्यू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, सो इट मीन्स दैट माई टोटल एनर्जी एट द इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? सो हमारी टोटल एनर्जी एट द इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? और ये जो हमारी एनर्जी है, सो दिस इज नथिंग बट अगेन वी कैन से दैट, सो इट इज द बाइंडिंग एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट फ्रॉम the nucleus. Clear? So that is called as binding energy, and this binding energy is also called as ionization energy. So यहाँ पे हम जो ये एनर्जी होती है, so this is called as binding energy. So binding energy of electron, binding energy of electron, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की. एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू सेपरेट फ्रॉम द न्यूक्लियस. So it is called as binding energy of the nucleus. Clear? So by the minimum amount of energy required by the electron to separate from the nucleus, so it is called as binding energy of the nucleus. And this binding energy is also called as ionization energy. Ionization energy. So this is the term. This binding energy is also called as ionization energy. Okay, so this is all about energy of electron in the Bohr's orbit. So again हमारे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. सारे लेसन्स के जितने भी टॉपिक्स हमारे को दिए हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें अपने प्लेलिस्ट में कवर करेंगे. जितना भी सिलेबस हमारा यहाँ पे है,
ठीक है, 12th के लिए और CET के लिए, उसके बाद में JEE के लिए भी होगा, नीट के लिए भी होगा, और ये सारी चीज़ें अपन ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।